हाँ जी स्टूडेंट्स, बेटा वेलकम अगेन जी। तो यार हम लोग पढ़ रहे हैं मैग्नेटिज्म में लास्ट टाइम हम बार मैग्नेट पर अटके हैं, काफ़ी पॉइंट्स किए। आज के दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। मैंने बोला था यार आज का जो लेक्चर है वो कंप्लीटली एग्जाम में आने लायक टॉपिक्स के साथ आ रहा है, ठीक है। तो इसमें जितने भी टॉपिक्स हैं भाई एग्जाम में आ सकते हैं। स्टार्ट कर दो यार बिना टाइम वेस्ट किए हुए। डालो हेडिंग अगली कि जी टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बार मैग्नेट when placed in external magnetic field, when placed in external magnetic field। ओके, तो हम बोल ही रहे थे यार कि जो बार मैग्नेट है वो एक तरह का डायपोल तो है ही है ना, इलेक्ट्रिक डायपोल। तो जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने से टॉर्क लगती है, वैसे भैया मैग्नेटिक डायपोल को मैग्नेटिक फील्ड में रखने से टॉर्क लगेगी। थोड़ा काम फास्ट मोड में चल रहा है आज का, तो ये मान लेते हैं, पुरानी बात ये है, थोड़ा कंपेयर कर करके अपने आप ही बन जाना है। ये मान लेते हैं यार कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है बी, ठीक है जी। अब इसमें रख दिया हमने एक बार मैग्नेट, रख देते हैं इसमें हमने रख दिया एक बार मैग्नेट, ठीक है जी, जो कि एक मैग्नेटिक डायपोल की तरह बिहेव करेगा। ये इसका साउथ पोल है और ये इसका नॉर्थ पोल है। नीचे वाला भैया साउथ है, साउथ, ओके। ये वाला साउथ पोल है और ये वाला नॉर्थ पोल है। वो इसलिए साउथ नीचे रखा, आपको पता ही है, डायपोल मोमेंट नेगेटिव टू पॉजिटिव या साउथ टू नॉर्थ लेनी है, तो ऐसे बार मैग्नेट रखा हुआ है, ओके। ये इसकी डायपोल मोमेंट की क्या हो गई, डायरेक्शन होगी। बना लो भैया, ठीक है जी। ये डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी। मैग्नेटिक फील्ड आपको दिख ही रहा है, और दोनों की बेटा जो पोल स्ट्रेंथ है, जैसे चार्ज होते थे ना इलेक्ट्रिक डायपोल चार्ज में, यहां पे क्या है कि पोल स्ट्रेंथ वो m है, छोटा m, बताया हमने पिछले लेक्चर में। तो इसकी पोल स्ट्रेंथ m है मान लो, तो दूसरे वाले की पोल स्ट्रेंथ भी क्या आएगी, फिर m ही आएगी ना। तो इसकी पोल स्ट्रेंथ m है, इसकी भी पोल स्ट्रेंथ क्या है, m है। इक्वल एंड ऑपोजिट पोल्स हैं ये, ओके जी। डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट, अब हमें गिवन क्या क्या है, एक तो m हो गई यार मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ, लिख लेना इसके सामने मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ लिख लो। एक कैपिटल M गिवन होगी, कैपिटल M क्या है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, याद करो। अगर इसकी लेंथ 2a मानते हो इलेक्ट्रिक डायपोल की तरह, तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का फार्मूला क्या था, आइदर पोल स्ट्रेंथ इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी m इक्वल टू 2 छोटा m a, ओके जी। 2a डिस्टेंस है भाई। ये मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट होगी, वेक्टर क्वांटिटी है, नेगेटिव टू डायरेक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन जा रही है, तुम्हें पता है। m मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ होगी, ओके जी। b मैग्नेटिक फील्ड हो गया। एक और क्या गिवन है, थीटा, एंगल बिटवीन m एंड b। थीटा क्या है जी, इट इज एंगल बिटवीन कैपिटल M एंड B। कैपिटल M क्या है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, नेगेटिव टू पॉजिटिव। थोड़ा फास्ट स्टार्ट कर दिया, कल वाले लेक्चर से रिलेटेड था। तो कैपिटल M मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ हो गई, B मैग्नेटिक फील्ड हो गया, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट सॉरी, इन दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया, थीटा। तो डायपोल मोमेंट नेगेटिव टू देखो पॉजिटिव जाती है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड अब दिख ही रहा है आपको इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में है, दोनों के बीच में एंगल कितना दे रखा है, थीटा दे रखा है। सिंपल सी कहानी है, कुछ भी नहीं है, सिचुएशन तुम्हारे सामने।
अब यार अगर एक चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड ई में रखा हो तो उस पर फोर्स लगता है क्यू ई। याद करो, अगर वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हो इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लगता है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हो तो ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लगता है। पॉजिटिव वाले पार्टिकल पे इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, नेगेटिव वाले पार्टिकल पे ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लगता है, याद होगा। अब अगली बात, ये इलेक्ट्रिक डायपोल नहीं है मेरे भाई, ये मैग्नेटिक डायपोल है। अब मैग्नेटिक डायपोल में चार्ज का रोल प्ले करने के लिए एम आ रहा है, वहां चार्जेस होते थे, यहां एम आ गया ना। अब मैंने बोल दिया है कि स्मॉल एम यहां पर चार्ज का रोल अदा करता है। तो यार अगर किसी चार्ज को जिसका मैग्नीट्यूड क्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड में रखो तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स लगता है F इक्वल टू क्यू ई। तो ऐसी किसी मैग्नेटिक पोल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दो तो कंपैरिजन से इस पोल के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड के कारण भी फोर्स लगना चाहिए। अब क्यू ई की जगह क्या आ जाएगा, एम इंटू बी आ जाएगा। एम क्यू की जगह आया और ई की जगह बी आएगा। तो यह भी बात याद रख लो कि एक पोल स्ट्रेंथ दे रखी हो कोई एम, अगर उसको मैग्नेटिक फील्ड में रख दोगे तो उस पर कितना फोर्स फील होगा, एम बी। अब पॉजिटिव चार्ज को किधर लगता है, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। यहां पे पॉजिटिव चार्ज का रोल कौन अदा कर रहा है, नॉर्थ पोल। तो नॉर्थ पोल को किस तरफ लगेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। और साउथ पोल को किधर लगेगा, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। ओके, तो अगर मैं वही बात अब यहां लेकर आता हूं तो ये बेटा मैग्नेटिक डायपोल है, इसके दो पोल्स हैं एम और एम, दोनों मैग्नेटिक फील्ड में रखे हुए हैं। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तुम्हें दिखाई दे रहा है यार, इस पे भी मैग्नेटिक फील्ड के कारण फोर्स लगेगा। ये नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल पर किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। और साउथ पोल पे किधर लगेगा, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। क्लियर हो गया होगा भाई। तो इसकी पोल स्ट्रेंथ एम थी, इस पे लगा इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। अच्छा कितना फोर्स लगेगा, एम बी। इस पे भी कितना फोर्स लगेगा, एम बी। बात खत्म हुई भाई मेरी। मैंने बोला कि मैग्नेटिक डायपोल है, इसको मैग्नेटिक फील्ड में रख रखा है। मैग्नेटिक फील्ड में रखने के कारण इसके जो दोनों पोल्स हैं उन पे फोर्स लगेंगे। डायरेक्शन किस किस तरफ लगेंगे वो मैंने आपको शो कर ही दिया, बढ़िया से करना। अब आज का टॉपिक तो इंपॉर्टेंट है ही। अगली बात इस पे लिख लो कि जी अ मैग्नेटिक डायपोल प्लेस इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज शोन इन फिगर। एक मैग्नेटिक डायपोल है जो कि हमने फिगर में शो कर रखा है। इसके बारे में जो भी लिखना था लिख लो। एम पोल स्ट्रेंथ है, कैपिटल एम इसकी डायपोल मोमेंट है, थीटा एंगल बिटवीन एम एंड बी है, लिख लिया होगा, हमने उसको मिटा दिया। अब अगली बात पे आओ। अब आप लिखोगे कि फ्रॉम फिगर इट इज क्लियर दैट बोथ द पोल्स will experience some force due to magnetic field as shown। ओके जी, दोनों पे फोर्स लग रहे हैं as shown। लिख लो कि जी ऐसे ऐसे फोर्सेस आर एक्सपीरियंस्ड बाय बोथ द पोल्स एज शोन इन फिगर। लिख लिया भाई। अब ये लिखने के बाद लिख लो, मैं बोर्ड पेन लिख रहा भाई अब सब कुछ। उसके बाद लिख लो कि फ्रॉम फिगर इट इज क्लियर दैट, फ्रॉम फिगर इट इज क्लियर दैट द डायपोल इज एक्सपीरियंसिंग, इट इज क्लियर दैट द डायपोल इज एक्सपीरियंसिंग इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस एट इट्स एंड्स which are having a different line of action। क्या बोला मैंने कि डायपोल इज एक्सपीरियंसिंग इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस एट इट्स एंड्स
हैविंग अ डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन, इनकी लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है। अब आपको पता ही है जब इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस हो, लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट हो, तो ये घूम जाएगा। ये इसको ऐसे लेके जा रहा है तो ऐसे और ऐसे घूम जाएगा। जब ऐसे घूमेगा तो अल्टीमेटली इस पे क्या लग जाएगी मेरे भाई? टॉर्क लग जाएगी। तो आप लिख लो यार कि वी सी दैट द डायपोल इज एक्सपीरियंसिंग इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस with different line of action, and therefore it will experience a torque. It will experience a torque which is given as, हाँ जी भैया, which is given as, टॉर्क का फार्मूला क्या होता है? ये होता है फिर आपका either force into perpendicular distance between them, यही होता है जी। अब जो फोर्स था आइदर मतलब जो दोनों पे लग रहा है वो कितना लग रहा है? दिख ही रहा है, एम बी। ओके, और उनके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है मेरे भाई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, वो ये होगा। ये हुआ इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फिलहाल मैंने इसको किससे डिनोट कर लिया? डी से। डी निकल आएगा। अगर आप इस ट्रायंगल को चेक करते हो, अगर आप इस ट्रायंगल को चेक करते हो तो बेटा देखो ये डी है। ओके, ये जो है 2a, ये 2a हो गया, ये डी हो गया, और ये वाला एंगल जो है ये थीटा है। तो यहां पर देखो जरा, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, डी इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2a साइन थीटा। तो यहां पे पुट कर दो मेरे भाई, इट विल बी टॉर्क इक्वल टू m इंटू बी। इसकी जगह आ जाएगा 2a साइन ऑफ थीटा। बाकी इसको रीअरेंज कर लो यार थोड़ा सा। ये 2ma, 2 इंटू एम इंटू ए अलग कर दिया, बी यहां अलग कर दिया, साइन थीटा अलग कर दिया। याद करो कि जो डायपोल मोमेंट है वो क्या है? पोल स्ट्रेंथ इंटू डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स। पोल स्ट्रेंथ m थी, डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स कितना ले रखा है? 2ma ले रखा है। तो यहां से बेटा जी टॉर्क कितनी हो गई? ये होगी m b साइन थीटा। तो यार टॉर्क का फार्मूला कितना आ गया? m इंटू बी इंटू साइन थीटा। अब कोई नई बात नहीं है, इलेक्ट्रिक डायपोल के केस में ये पीई साइन थीटा आता था, यहां कितना आ गया? m इंटू बी इंटू साइन थीटा आ गया। अच्छा, डायपोल मोमेंट को m से नोट करते हो, ये तो बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट का रिजल्ट m बी साइन थीटा आया है। लेकिन अब याद करो, करंट कैरिंग लूप पे जो टॉर्क लगी थी वो भी क्या आई थी? m बी साइन थीटा आई थी। बस वहां पर m क्या था? NIA, यहां पे m का फार्मूला कुछ हो रहा है, वहां पे थीटा क्या था? नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल। यहां पे सीधा डायपोल मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल हो गया। तो टॉर्क इक्वल टू एम बी साइन थीटा आ गया। अगर इसको मॉडिफाई कर कर लिखते हो तो इसको m क्रॉस b भी लिख सकते हो। दिख रहा होगा सब कुछ। इट कैन बी रिटन एज m क्रॉस b। वेक्टर फॉर्म में अगर मैं इसको लिख दूं तो इट विल बी यार m क्रॉस b। ओके, यहां से क्या पता लगता है कि जो टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है एंड इज परपेंडिकुलर टू बोथ m एंड b। वो m और b दोनों के ही क्या जाएगी? परपेंडिकुलर जाएगी। तो उम्मीद है यार ये समझ में लग ही गया होगा। बिल्कुल जो टॉर्क, जितना इंपॉर्टेंट भाई वो टॉर्क वाला कंसेप्ट मैंने बताया वो है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, उतना ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहां पर ये बार मैग्नेट पे लगने वाली टॉर्क है। क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं, और ये एज इट इज डिराइव करने को तो खैर आ ही सकता है। तो इंपॉर्टेंट बात है भाई। तो मैग्नेट को
मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो उस पर क्या लगेगी, टॉर्क लगेगी। टॉर्क कितनी लगेगी, m क्रॉस b या एम बी साइन थीटा लगेगी। यहां पर भी फिर से नोट डालकर सारी वही चीजें डिस्कस की जा सकती हैं। जैसे अगर थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होता, यानी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अपना जो डायपोल है वो कुछ ऐसे पड़ा होता, ये साउथ है ये नॉर्थ है, इस तरफ जा रहा है, साउथ नॉर्थ डायपोल मोमेंट भी उसी तरफ, मैग्नेटिक फील्ड भी इस तरफ। यार थीटा 0 होता, तो थीटा 0 होता तो टॉर्क भी 0 होती, एम बी साइन थीटा है ना, तो साइन 0 0 होता है, टॉर्क भी 0 होती। यानी ये क्या होता, इक्विलिब्रियम होता। थोड़ा जल्दी जल्दी करा रहा हूं क्योंकि पुराने वाले के साथ कंपैरिजन है। और इसको आपको याद है हम क्या कहते होते थे, स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते थे। कौन सा इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम, मतलब अगर आप हिलाओगे तो भी वो अपनी पोजीशन में वापस आ जाएगा। दूसरी बात क्या डिस्कस कर सकते हो, अगर थीटा इक्वल टू 180 डिग्री होता तो भी टॉर्क 0 होती। यानी अगर आपने पलटा कर रखा हुआ है इसको, तो भी बेटा जी टॉर्क क्या होती, 0 होती। अगर इधर साउथ होता इधर नॉर्थ होता तो डायपोल मोमेंट इधर चल जाती थीटा 180 डिग्री, तो भी टॉर्क 0 होती। यार तो भी टॉर्क 0 होती तो भी इक्विलिब्रियम होता, हो गया इक्विलिब्रियम ही होता। लेकिन ये अनस्टेबल वाला इक्विलिब्रियम होता, याद रखना है, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ओके जी। अब अगली बात कि अगर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होता, पता ही है तुम्हें, थीटा इक्वल टू, तीसरा केस लगा लो, अगर यार थीटा 90 डिग्री होता तो तुम्हें पता है टॉर्क एम बी साइन 91 होता, टॉर्क एम बी हो जाती, टॉर्क मैक्स हो जाती, इससे ज्यादा नहीं लग सकती। अगर थीटा 30 डिग्री हो जाए तो टॉर्क एम बी साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो ये एम बी बाय 2 हो जाती, यानी टॉर्क मैक्स की आधी लग जाती। तो ये टॉर्क से रिलेटेड कंसेप्ट है जी, बात अभी खत्म नहीं हुई है। अगली बात हम क्या करने जा रहे हैं कि अगर इस डायपोल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दो और उसको रोटेट करो तो रोटेट करने में कितना वर्क डन करना पड़ता है और पोटेंशियल एनर्जी उसकी क्या होती है। तो बेटा यार अभी अभी हमने क्या किया, टॉर्क एक्टिंग ऑन अ मैग्नेटिक डायपोल व्हेन प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो यार एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में हमने अभी अभी डायपोल को रखा, जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल पे टॉर्क लगती थी वैसे मैग्नेटिक डायपोल पे यानी कि बार मैग्नेट पे भी क्या लग गई जी, टॉर्क लग गई, जो कि कितनी आई, एम बी साइन थीटा। ओके, टॉर्क मैक्सिमम कब लगेगी, जब 90 डिग्री होगा। ओके, ये मिनिमम यानी कि 0 कब लगेगी, जब थीटा 0 डिग्री होगा, या जब थीटा बेटा 180 डिग्री होगा। तो ठीक है, क्लियर है। अब इसी से मिलता जुलता एक और आर्टिकल खींच देते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। भाई मैं बोल रहा था इससे पहले का जो स्टार्टिंग वाला लेक्चर 1 था उसमें जो बातें हुई वो जरूरी है बातों को जोड़ने के लिए, लेकिन उनमें से ना जहां जहां से बोला होगा वहीं वहीं से एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, बाकी चीजें आलतू फालतू की ही हैं पर एक बार बतानी पड़ती हैं। अब जो इस लेक्चर 2 में चल रहा है वो सारा का सारा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चे इंपॉर्टेंट है। तो अगली हेडिंग डाल लो, टॉर्क के बाद नेक्स्ट हेडिंग डाल लो, वर्क डन इन रोटेटिंग अ डायपोल इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। डालो जी हेडिंग, वर्क डन इन रोटेटिंग द डायपोल
in external magnetic field work done rotating the dipole in external magnetic field। ठीक है जी, ये टॉर्क वाले कंसेप्ट की मैं अभी मिटा दूंगा इसको, खैर याद रखना टॉर्क के फार्मूले की अभी हमें जरूरत पड़ेगी, तो आप नोट करके इसको रख लो जी। लिख लो फिर बेटा भाई, पहली रटी रटाई लाइन, लेट अस कंसीडर अ मैग्नेटिक डायपोल प्लेस इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी एज शोन। तो ये क्या हुआ जी, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी दबादब खींच देते हैं। इसमें क्या रखना है हमने, एक मैग्नेटिक डायपोल। मैग्नेटिक डायपोल का मतलब एक मैग्नेट ही रखेंगे यार, मैग्नेटिक डायपोल का मतलब तो मैग्नेट ही हुआ। तो ये अपना हो गया यार मैग्नेटिक डायपोल। इस तरफ हम रखते होते हैं इसका नॉर्थ, इस तरफ क्या रखा हुआ है इसका साउथ, नहीं साउथ नीचे रखेंगे, साउथ टू नो शो कर रहे हैं ना डायपोल मोमेंट, ये साउथ रखेंगे, साउथ नीचे रखेंगे मेरे भाई, ये ऊपर रख देंगे नॉर्थ। इनको हमने क्या कर दिया जॉइन। तो ये जो लाइन जा रही है ये क्या होगी इसकी डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन। भाई डायपोल मोमेंट किधर से किधर जाती होती है, हमेशा नॉर्थ टू साउथ। तो ये डायपोल मोमेंट यानी एम की डायरेक्शन हो गई, ये बी की डायरेक्शन। और इस वक्त एम और बी के बीच में एंगल थीटा दे रखा है, सिंपल सी कहानी है, पता ही है तुम्हें, कंटिन्यूटी में चल रहा है, कोई ऐसी बात नहीं है। तो गिवन में बेटा जी क्या क्या आ गया आपके पास, गिवन में मैग्नेटिक फील्ड बी आ गया जी, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ डायपोल कैपिटल एम, ये भी एक तरह से गिवन में ही हो गई हमें। और थीटा इस वक्त जो एंगल है, एंगल बिटवीन एम एंड बी। ओके जी, तो थीटा क्या हो गया, एंगल बिटवीन एम एंड बी। दबादब खींच देते हैं। सबसे पहली बात ये लिख लो कि एज द डायपोल इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल फील्ड इट इज एक्सपीरियंसिंग ए टॉर्क। क्योंकि ये एक्सटर्नल फील्ड में पड़ा हुआ है तो इस पे क्या लग रही होगी, एक है इस पे टॉर्क लग रही है, ऐसे ही लिख देना। गिवन एज टॉर्क इक्वल टू एम बी साइन ऑफ थीटा। तो टॉर्क लगी एम बी साइन थीटा, जो कि उसको बेटा इक्विलिब्रियम पोजीशन में लाने की कोशिश में लगी रहती है हमेशा। तो ये जो टॉर्क लग रही है एम बी साइन थीटा, इट टेंड्स टू ब्रिंग द डायपोल in its equilibrium position, यानी कि थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पोजीशन पे। तो जो टॉर्क का काम क्या है, जब तक तो भाई डायपोल को पकड़ के रखोगे तब तक तो ये इसी पोजीशन में पड़ी रहेगी, लेकिन जैसे ही छोड़ोगे तो ये जो टॉर्क लग रही है इसको 0 डिग्री वाली पोजीशन में लाने की कोशिश में लग जाएगी। ओके जी, तो इस टॉर्क का काम क्या है, इसको वापस अपनी 0 डिग्री वाली पोजीशन में यानी इक्विलिब्रियम पोजीशन में लेकर आएगी। अब अगली बात ये है कि ये टॉर्क चाहती है इसको 0 डिग्री पोजीशन पे ले आए, लेकिन हम चाहते हैं कि इसको और रोटेट कर दे। अब ये चाह रही है कि 0 पोजीशन में आए, छोड़ेंगे तो अपने आप 0 पोजीशन में आएगी। हम चाह रहे हैं कि और रोटेट कर दें। अब उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। फॉर दैट वी हैव टू डू सम वर्क। अब स्प्रिंग है, स्प्रिंग को खींच के रखा हुआ है, उसके अंदर बेटा यार जो रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो रहा है वो चाह रहा है कि मैं वापस उसको ओरिजिनल लेंथ में ले आऊं, लेकिन हम चाहते हैं कि उसको और खींचे। अब और खींचने के लिए हमें उस रिस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट
क्या करना पड़ता है, वर्क करना पड़ता है। वैसे यहां पर हमें इस टॉर्क के अगेंस्ट अगर इसको रोटेट करना है तो वी हैव टू डू सम वर्क, वही हम करने जा रहे हैं। हमारी हेडिंग ही क्या है, वर्क डन इन रोटेटिंग द डायपोल इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो अगली बात लिखो, ये तो लिख लिया कि दिस टॉर्क टेंड्स टू ब्रिंग द डायपोल इन इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। आगे लिख लो, इफ वी वांट टू रोटेट द डायपोल अगेंस्ट दिस टॉर्क we have to do some work. If we want to rotate the dipole against this torque, we have to do some work. Let if we have rotated it through angle d theta, हमें वर्क करना पड़ेगा। और मान लो हमने इसको कितना रोटेट किया, थ्रू एंगल डी थीटा, थोड़ा सा एंगल और रोटेट कर दिया, डी थीटा से इसको रोटेट किया। देन वर्क डन इन डूइंग सो, ऐसा करने के लिए जो वर्क हुआ, वर्क डन इन डूइंग सो इज गिवन एज, हाँ जी बेटा, थोड़ी सी रोटेशन दी है तो वर्क डन भी थोड़ा सा ही हुआ होगा, तो वर्क डन हो गया डी डब्ल्यू छोटा वाला। अब वर्क डन का फार्मूला बेटा वैसे तो होता है, वैसे तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए था, एफ डॉट डी एक्स, लेकिन यहां पर फोर्स की जगह पे टॉर्क है भाई, टॉर्क के अगेंस्ट कर रहे हो, और डिस्प्लेसमेंट की जगह पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। पुरानी बातें हैं, फोर्स की जगह पे टॉर्क आएगा और डिस्प्लेसमेंट की जगह पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आएगा, तो वर्क डन का फार्मूला क्या होगा, टॉ इंटू डी थीटा। तो वर्क डन कितना आना था यार, टॉ इंटू डी थीटा। ओके, तो यार छोटा सा एंगल रोटेट कर गया, कितना वर्क डन हुआ, टॉ इंटू डी थीटा। अब अगली बात आपको पता ही है, अगर छोटा सा आ जाता होता है बड़ा निकालने के लिए इंटीग्रेशन करते होते हैं। आगे लिख लो कि इफ नाउ वी रोटेट द डायपोल फ्रॉम इनिशियल पोजीशन θ1 टू फाइनल पोजीशन θ2, इस वक्त तो जनरल थीटा था लेकिन रोटेट कर दिया डी थीटा से। अब हमें एक पर्टिकुलर पोजीशन से एक पर्टिकुलर पोजीशन, एंगुलर पोजीशन तक जाने के लिए जो टोटल वर्क डन चाहिए उसमें इंटीग्रेशन कर देंगे। तो लिख लो भैया टोटल वर्क डन, देयरफॉर टोटल वर्क डन in rotating the dipole from initial position θ1 to θ2 is given as, लिख लो भाई, टोटल वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू θ1 से लेकर θ2, मतलब टोटल वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टॉ इंटू डी थीटा, θ1 से θ2, यानी कि टोटल वर्क डन इंटीग्रेशन ऑफ टॉर्क की एक्सप्रेशन। अभी थोड़ी देर पहले हम लिख रहे थे क्या टॉर्क लग रही थी इस पे, एम बी साइन थीटा, तो लिख लो भाई एम बी साइन थीटा। तो यहां पर लिखा टॉर्क की जगह एम बी साइन थीटा, साथ में डी थीटा, θ1 से लेकर θ2, लिमिट θ1 से लेकर θ2। अब थोड़ी बहुत ही इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ेगी, इतनी इंटीग्रेशन तो खैर तुम लोगों को आती ही होगी। तो अगला स्टेप इसका बनेगा कि W इज इक्वल टू, कर लो भाई, जो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, m बाहर b बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, याद कर लो, माइनस कॉस थीटा, θ1 से θ2, यानी वर्क डन इक्वल टू माइनस एम बी कॉस ऑफ अपर लिमिट θ2
लोअर लिमिट θ1। अब ध्यान से सुनना, ये बन गया W इक्वल टू एम बी कॉस ऑफ θ1 माइनस कॉस ऑफ θ2 माइनस हमने अंदर भेजा और रिजल्ट ये बन गया। ओके जी, अब यही रिजल्ट आपने पहले भी निकाल रखे हैं यार। जब आप वर्क डन वाला यही वाला फार्मूला इलेक्ट्रिक डायपोल के केस में निकालते हो तो लगभग क्या, बिल्कुल सिमिलर ही है, बिल्कुल सिमिलर ही रिजल्ट है। तो वर्क डन का फार्मूला आ गया बेटा। अब वर्क डन वाले फार्मूले को डिस्कस करते हैं, इसमें 2-3 पॉइंट बताने हैं, लेकिन उससे पहले पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट भी बता ही दें अब। ओके, अब अगली बात बेटा ये है कि डायपोल जब मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा हुआ है या इलेक्ट्रिक डायपोल जब इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़ा हुआ है तो इसकी ना एक रेफरेंस पोजीशन मानते हैं हम, इनिशियल पोजीशन, जिसको जीरो एनर्जी पोजीशन कहते हैं, रेफरेंस पोजीशन मानते हैं। तो इसकी जो रेफरेंस पोजीशन है ना, रेफरेंस इनिशियल बेसिक पोजीशन, वो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री वाली पोजीशन को मानते हैं। अब वो क्यों मानते हैं और बाद में क्लियर हो जाएगा। तो रेफरेंस पोजीशन है ना अपनी, वो है इसकी थीटा इक्वल टू 90 डिग्री वाली पोजीशन। तो मान लो ये पहले अपनी रेफरेंस पोजीशन पे था, यानी कि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री वाली पोजीशन पे था। ओके, तो मैंने बोला यार अगर इनिशियल पोजीशन यानी θ1 क्या हो 90 डिग्री हो, अच्छा इनिशियल तो फिक्स कर दी, अब इसको θ1 θ2 लिखने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि वो फिक्स ही कर दी। तो इनिशियल यानी स्टार्टिंग इसकी 90 से की, जैसे मैंने बोला ना कि रोटेट करते वक्त θ1 से θ2 लेकर गए, वर्क डन आ गया। अब वो तो वर्क डन निकालने के लिए θ1 लिखेंगे θ2 लिखेंगे, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी के कंसेप्ट के लिए हम इसकी एक रेफरेंस पोजीशन ले लेते हैं। रेफरेंस पोजीशन मैंने बोला कौन सी वाली लेनी है, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री वाली पोजीशन है, वो रेफरेंस पोजीशन हो गई। ओके जी, अब अगर मैं इसको 90 से रोटेट करता हूं, किसी एंगल पे ले जाता हूं, तो θ1 से θ2 ले गए ना, यानी 90 से थीटा ले गए, ऐसा भी बोल सकते हैं। अब पहला एंगल तो फिक्स ही है, तो 1 2 लगाने की क्या जरूरत है, 90 हो गया। अब जहां पे लेके जा रहे हो उसको थीटा बोल दिया, तो चाहे आप बोलो θ1 से θ2 ले गए, लेकिन अगर आपकी इनिशियल पोजीशन फिक्स कर दी है तो जिस पे आप जा रहे हो उसको θ2 बोलने की क्या जरूरत है, उसको थीटा ही बोल देते हैं। सो अगर बेटा इनिशियल पोजीशन होती 90 डिग्री वाली, रेफरेंस पोजीशन होती 90 डिग्री वाली, रेफरेंस पोजीशन 90 डिग्री वाली को मानते हैं, अभी थोड़ी देर में पता लग जाएगा क्यों मानते हैं 90 डिग्री वाली को रेफरेंस पोजीशन मेरे भाई। तो अगर इनिशियल 90 डिग्री है, फाइनल थीटा है, तो वर्क डन कितना आएगा, इट विल बी एम बी कॉस ऑफ 90 माइनस कॉस ऑफ थीटा, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब यहां से बेटा चेक कर लो, W इक्वल टू कॉस 90 तो 0 होता है, ये बन जाएगा माइनस एम भी कॉस थीटा। अब अगले स्टेप में लिखना दिस वर्क डन, बेटा देख रेफरेंस पोजीशन से, रेफरेंस पोजीशन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री को मानते हैं। क्यों मानते हैं मैंने बोला अभी थोड़ी देर में बता दूंगा। तो रेफरेंस पोजीशन से किसी भी पोजीशन थीटा पे जाने का जो वर्क डन हुआ ये हुआ एम बी कॉस थीटा। अब इसके आगे लिख लो, ये तो बना ही हुआ यार, यहां तक पहुंचा दिया मैंने, इसके आगे लिख लो नाउ दिस वर्क डन इन रोटेटिंग द डायपोल फ्रॉम 90 degree position to any theta position. This work done in rotating the dipole from 90 degree position to any angle position yani theta position is stored in the dipole as its potential energy. ये जो work done हुआ it is stored in the dipole as its potential energy.
मतलब पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला हो गया माइनस एम बी कॉस थीटा, या कह लो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला हो गया माइनस एम डॉट बी। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला हो गया माइनस एम डॉट बी। देखो डॉट प्रोडक्ट आएगा ना, स्केलर क्वांटिटी है, एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, ये दोनों वेक्टर हैं, दोनों वेक्टर का प्रोडक्ट करोगे, स्केलर बनाना है तो डॉट प्रोडक्ट ही हो सकता है। तो मेरे भाई u इक्वल टू हो गया माइनस एम डॉट बी या माइनस एम बी कॉस ऑफ थीटा, माइनस एम बी कॉस ऑफ थीटा। तो दो फार्मूले आ गए बेटा आपके। अब दोनों को थोड़ा सा डिस्कस कराना तो जरूरी है यार, क्योंकि इसमें से ना मैं कह रहा हूं क्वेश्चन आने हैं यार। ये जो अभी टॉपिक्स चल रहे हैं इनमें से क्वेश्चंस आने हैं, आप इग्नोर कर कर नहीं जा सकते। हमने बोला था 2 से 3 दिन हम इस टॉपिक पे लगा सकते हैं, 3 दिन में जा रहा है। मैंने पहले सोचा था 2 लेक्चर में कंप्लीट करूंगा, लेकिन अब यहां पर वीडियोस में जब हम पूरा का पूरा सिलेबस कवर अप करा रहे हैं तो उसमें फिर सारा कराना पड़ रहा है। क्लास में जब कराते हैं तो उसमें तो कई बार कह ही देते हैं कि ये वाला टॉपिक अपने आप कर लेना या वो वाला टॉपिक अपने आप कर लेना। अब इसमें तो कुछ भी नहीं छोड़ रहे यार, सारा का सारा एक एक पॉइंट आ ही रहा है। तो ये 3 लेक्चर में जा रहा है आपका, सेकंड लेक्चर में खत्म नहीं हो रहा, लेकिन चलो 3 तो बनते हैं ना भाई, क्वेश्चन आएंगे इनमें से। तो यार वर्क डन इन रोटेटिंग द डायपोल, ये आया एम बी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, सॉरी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ओके, एक तो ये चीज डिस्कस करनी है भाई। ऊपर से यहीं पर हमने चेक किया यार पोटेंशियल एनर्जी, जिसको यू से डिनोट किया हुआ है, यू से, उसका फार्मूला आ गया एम बी कॉस थीटा माइनस वाला। दोनों के डिस्कशन इकट्ठे करवा देते हैं पैरेलल। ओके, अब पहले तो यहां पर आपका एक डायपोल है, यानी बार मैग्नेट है, मैग्नेटिक डायपोल। वो मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, इक्विलिब्रियम पे नहीं है, किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन में है। तो भाई उसके पास कुछ ना कुछ क्या हो सकती है, एनर्जी हो सकती है। कितनी एनर्जी हो सकती है? एम बी कॉस थीटा हो सकती है। अब अलग अलग स्थितियों में उसकी अलग अलग एनर्जी जो आएगी चेक करते हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूं यार थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पोजीशन वाली, तो एनर्जी कितनी आएगी। या अगर मैं बात करूंगा थीटा इक्वल टू 0 के बाद चलो 90 डिग्री पोजीशन ले लेते हैं, तब उसके पास कितनी एनर्जी होगी। किसी भी एंगल पे ले सकते हैं, हम तो स्पेशल एंगल डिस्कस करेंगे ना। या जब थीटा इक्वल टू 180 डिग्री होता, 0 90 180 ये बेसिक से एंगल है, ये देख लेते हैं, तब उसके पास कितनी एनर्जी होगी। थीटा इक्वल टू 0 पुट कर दो, कॉस 0 1, तो आंसर आ गया माइनस एम बी। ये एनर्जी है यार, थीटा इक्वल टू 0 वाली पोजीशन पे माइनस एम बी एनर्जी। अगर थीटा 90 पुट कर दें, 90 पुट कर दो, कॉस 90 0 होता है। अब भाई कॉस 90 0 होता है तो सब कुछ 0 हो गया। कितनी पोटेंशियल एनर्जी आ गई? 0 आ गई। अब थीटा इक्वल टू 180 डिग्री वाला अगर मैं केस लेता हूं, थीटा इक्वल टू 180 पे कॉस 180 माइनस 1 होता है। जब यह माइनस 1 हुआ तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यह आ गया आंसर एम बी। ओके, अब पॉइंट निकल कर क्या आया, ये मिनिमम एनर्जी है, इससे नीचे नहीं हो सकती, इससे नीचे एनर्जी हो ही नहीं सकती। ये इसकी मैक्सिमम एनर्जी है, हद एनर्जी है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। और थीटा इक्वल टू 90 वाली पोजीशन पे इसकी एनर्जी क्या है? 0 है।
अच्छा, मैं बोल रहा था कि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री वाली पोजीशन को रेफरेंस मानते हैं। यार आमतौर पे अपनी स्टार्टिंग जो है ना, स्टार्टिंग वो जीरो पोजीशन से होती है। अपनी स्टार्टिंग नॉर्मली जीरो पोजीशन से होती है। स्केल भी आमतौर पे जीरो से स्टार्ट होता है। तो यार 90 डिग्री वाली पोजीशन पे जो एनर्जी है वो जीरो है ना। वैसे तो इससे भी कम एनर्जी होती है, नेगेटिव में जाती है, लेकिन नॉर्मल टेंडेंसी है कि जीरो से स्केल हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब क्योंकि जीरो से स्टार्ट करते हैं इसलिए 90 डिग्री वाली पोजीशन को रेफरेंस पॉइंट मान लिया हमने। तभी हमने बोला कि 90 को रेफरेंस मानेंगे क्योंकि वहां एनर्जी क्या है, जीरो है। ओके, एक बात। अब मैं बोल रहा हूं थीटा इक्वल टू जीरो पोजीशन, यानी कि मिनिमम एनर्जी, मिनिमम भैया जब कोई भी मिनिमम एनर्जी पोजीशन में होता है तो बड़ा स्टेबल होता है। अब आपने पहले पढ़ा था कि थीटा इक्वल टू जीरो वाली जो पोजीशन है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन होती है, यानी इसको हिलाओगे भी वापस उसी पोजीशन में आने की कोशिश करेगा, हिलाओगे तो भी वापस उसी पोजीशन में आने की कोशिश करेगा। तो बेटा ये क्या हुआ, स्टेबल इक्विलिब्रियम। थीटा इक्वल टू जीरो डिग्री पोजीशन में मिनिमम एनर्जी आ गई, आनी थी भाई, क्योंकि थीटा इक्वल टू जीरो डिग्री वाली पोजीशन जो है वो क्या है आपकी, इट इज पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। ओके जी। अब ये तो है ही है, चलो ये तो आपकी थीटा इक्वल टू 90 डिग्री वाली पोजीशन पे जीरो है। अब इसको देखो, इसमें मैक्सिमम एनर्जी है। अब थीटा इक्वल टू 180 डिग्री वाली में पहले बता रखा है कि ये वाली पोजीशन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की होती है जी। तो बिल्कुल मैचिंग हो रही है यार। थीटा इक्वल टू 180 डिग्री पे पड़ा हुआ है ना डायपोल, तो उसकी टेंडेंसी है कि बस हिले सही, वो घूम कर थीटा इक्वल टू जीरो डिग्री वाली पोजीशन में जाएगा। उसकी टेंडेंसी होगी कि बस यहां से भागे सही। तो जब भी किसी के पास मैक्सिमम एनर्जी होगी, अनस्टेबल तो होता ही है वो, जब भी किसी के पास मिनिमम एनर्जी होगी तो वो स्टेबल तो होता ही है। और 90 डिग्री वाली पोजीशन पे जीरो है, इसलिए हम इसको रेफरेंस पोजीशन, डायपोल की रेफरेंस पोजीशन मान के चलते हैं। डायपोल की रेफरेंस पोजीशन यानी उसकी स्टार्टिंग पोजीशन ले सकते हैं। अब अगली बात यार, इसका भी डिस्कशन कर लो थोड़ी बहुत ही, एंगल वेंगल वाला, कब कितना वर्क डन आएगा। तो इसमें दो तीन तरह के क्वेश्चन आते हैं, इसमें दो ही तीन तरह के क्वेश्चन आते हैं यार, कि स्टेबल से अनस्टेबल जाने का वर्क डन, अनस्टेबल से स्टेबल आने का वर्क डन। तो देख लो, मान लो क्वेश्चन आ गया कि यार मुझे जीरो डिग्री पोजीशन से कहां पर जाना है, 180 डिग्री पोजीशन पे जाना है। जीरो से 180 जाना है, यानी यार थीटा 1 कितना है, जीरो है, थीटा 2 कितना है, 180 डिग्री है। तो वर्क डन कितना आएगा, थीटा 1 की जगह जीरो भर दे यार, तो वर्क डन कितना आ जाएगा। ये पहला केस है, मान लें हम डिस्कस कर रहे हैं, वर्क डन आ जाएगा एम बी तो आनी था, जीरो से 180 गए हो, स्टेबल से अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, तो एम बी आना था बेटा, थीटा 1 है जीरो, तो कॉस जीरो, कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, यहां माइनस लगेगा। और थीटा 2 180 है, 180 तक पहुंच गए, कॉस 180, कॉस 180 की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है, ये प्लस हो जाएगा मेरे भाई, और आंसर आ जाएगा 2 MB। आंसर कितना आ जाएगा, 2 MB। डायरेक्ट ही याद कर लेना। उल्टा क्वेश्चन आ जाता है कई बारी कि जी 180 डिग्री से जीरो डिग्री वाली पोजीशन पे आ गए, यानी अनस्टेबल से स्टेबल हो गए। तो देखते हैं कितना वर्क डन आता है। तो वर्क डन आ गया बेटा, अनस्टेबल से स्टेबल हुए ना, यानी पहले कहां पर थे, अनस्टेबल पर, अनस्टेबल यानी 180 डिग्री पोजीशन पर। अब यहां पे 180 पुट करोगे तो मेरे भाई ये बन जाएगा -1, ये माइनस था ही,
और यहां पे 0, क्योंकि 0 पोजीशन पे आ गए, यहां आ जाएगा 1, आंसर आ जाएगा -2m। पहला रिजल्ट पॉजिटिव आया है यार, पॉजिटिव तो आना ही था। आप याद करो 0 पोजीशन में एनर्जी कितनी थी, मिनिमम थी कि नहीं, और 180 डिग्री पोजीशन में एनर्जी कितनी थी, मैक्सिमम थी कि नहीं। 180 पे देखो मैक्सिमम है और 0 वाली पे मिनिमम है, तो भाई मिनिमम से मैक्सिमम एनर्जी की ओर बढ़ा है, यानी कि एनर्जी इंक्रीज हुई है यार, इंक्रीज होगी तो वर्क डन जो है पॉजिटिव ही आना था। अब यहां पे देख लो 180 से 0 आया है, 180 पे एनर्जी थी मैक्स, 180 पे एनर्जी थी मैक्स और 0 पे मिनिमम, यानी हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी, एनर्जी घट गई है, घट गई है तो वर्क डन तो नेगेटिव होना ही था। इसीलिए वर्क डन कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, सीधा ऐसा हिसाब है। अगर एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो वर्क डन पॉजिटिव आएगा, एनर्जी डिक्रीज हो रही है तो वर्क डन नेगेटिव आएगा। आप कैलकुलेट कर सकते हो कि अगर मैं 0 डिग्री से 90 डिग्री पोजीशन की ओर बढ़ता हूं, 0 से 90, cos 0 1, cos 90 0, तो यहां 1 आ जाएगा, वर्क डन कितना आ जाएगा, ये m भी आ जाएगा। देख पॉजिटिव आ गया ना, 0 से 90 गया, 0 पे एनर्जी नेगेटिव थी, 90 पे एनर्जी 0 होगी, भाई बड़ी है ना, नेगेटिव से पॉजिटिव तो हुई है, तो वर्क डन पॉजिटिव आना था, पॉजिटिव आ गया। अब उल्टा कर लेते, अगर 90 डिग्री पोजीशन से 0 डिग्री की ओर आया होता, 90 डिग्री से 0 डिग्री की ओर आया होता, तो यहां 90 भरता, तो पहले 90 है, cos 90 0, cos 0 1, तो 0 -1 -1, आंसर क्या आ जाता, -mb, तो नेगेटिव आना ही था यार। 90 डिग्री पोजीशन पे एनर्जी 0 थी, 90 से 0 डिग्री पोजीशन पे आ गया नेगेटिव, एनर्जी नेगेटिव हो गई, घट गई, तो वर्क डन कैसा आना था, नेगेटिव तो आना ही था। तो यार बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो अभी अभी हमने डिस्कस किए, इनको बढ़िया से नोट वोट कर लो जी। एक बार 2 मिनट में ये जो अभी मैंने डिस्कस किया इसका फ्लो चार्ट बनवा दूं यार, इसका ना फ्लो चार्ट बनवा देता होता हूं मैं, तो 2 ही मिनट लगेंगे। एक इसका फ्लो चार्ट बनाते हैं, उसके बाद इसको थोड़ा सा देख लेना, बाकी कुछ नहीं है। अगर क्लास में ढंग से यार समझ लिया ना, क्लास में अगर इसको ढंग से समझ लिया तो ये वैसे ही हो गया समझो, बस इसको मौके पर थोड़ा सा रिवाइज कर लेना। ओके, तो मैं कह रहा था एक फ्लो चार्ट सा बनवा देता हूं। फ्लो चार्ट में मैंने क्या किया कि एक तो 0 डिग्री पोजीशन रख ली, एक 90 डिग्री वाली पोजीशन और एक 180 डिग्री वाली पोजीशन, सीधा सा हिसाब है। ये जो है ये पोजीशन है मिनिमम एनर्जी वाली, जहां पे नेगेटिव एनर्जी है, ये 0 एनर्जी है, और ये मैक्सिमम एनर्जी, ये एनर्जी की बात कर रहा हूं, ठीक है। ये एंगल हो गया, यहां मैं क्या कर रहा हूं, एनर्जी की बात कर रहा हूं। और बेटा अभी अभी तुमने कैलकुलेट किया था कि अगर 0 से 180 जाते हो तो देखो मिनिमम से मैक्सिमम एनर्जी, एनर्जी बड़ी है ना, तो वर्क डन पॉजिटिव आना चाहिए। वर्क डन कितना आ जाएगा, 2mb, अभी कैलकुलेट किया था तुमने। अब अगर 180 से 0 आए होते उल्टा, तो मैक्सिमम एनर्जी से मिनिमम की ओर आ गए ना, यानी एनर्जी कम हुई ना, तो वर्क डन नेगेटिव होना चाहिए यार, ये -2mb आएगा, और -2mb आया था। अगर 0 से 90 जा रहे हो तो पॉजिटिव वर्क डन, क्योंकि एनर्जी बढ़ रही है। 90 से 180 जा रहे हो तो भी पॉजिटिव वर्क डन, एनर्जी बढ़ रही है यार। उल्टे आ रहे हो, 180 से 90 की ओर आ रहे हो तो -mb, नेगेटिव 90 से इधर आ रहे हो तो -mb। अब यहां पर एक ही जगह पे सारे वर्क डन वगैरह आ गए, तो भाई ढंग से कर लेना, बहुत 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 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट करवाया है आपको। हाँ जी बेटा बच्चा लोग,
तो यार इतनी देर से फोकस किस पे चल रहा था? बार मैग्नेट पे। सारा फोकस अभी तक वो बार मैग्नेट पे था, खींचता चला जा रहा है काम। लेकिन यार अब चीज़ें जरूरी हैं, करानी पड़ती हैं, कर लेना। मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्वेश्चन इनमें से आएगा। बड़ा इग्नोर टाइप चैप्टर है यार, बच्चे इग्नोर करते हैं, टीचर इग्नोर करते हैं। अब मैं तो बिल्कुल इग्नोर नहीं कर रहा, सारे टॉपिक जो भी सिलेबस में लिखे हुए हैं सब करा दिए, और एक दो जो बचे हैं वो करा दूंगा। अब थोड़ी सी स्टेज चेंज करते हैं इसकी, बार मैग्नेट से आगे आते हैं। दो कंसेप्ट है बेटा, एक तो है कि करंट कैरिंग लूप एज अ मैग्नेटिक डायपोल, वो मैं बस लिखूंगा, याद दिलाऊंगा, वो मैंने करा दिया हुआ है। वो कहां करा दिया? जब हमने करंट कैरिंग लूप के एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड किया हुआ है, वो वहीं पे प्रूव करा दिया हुआ है कि करंट कैरिंग लूप मैग्नेटिक डायपोल की तरह बिहेव करती है। उसकी मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट भी होती है, वो n इंटू आई इंटू ए। आपको पता है डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं, वो तो हमने फुली कवर अप कर लिया। लेकिन फिर भी इस चैप्टर में हेडिंग एक बार जरूर डाल लो, एक बार हेडिंग जरूर डालो कि करंट कैरिंग, क्योंकि इसी चैप्टर का पार्ट भी मानते हैं ना कई बार इसको, मैंने पहले खींच दिया था इसको। करंट कैरिंग लूप एज अ मैग्नेटिक डायपोल। अब बेटा याद कर सकते हो कैसे प्रूव कराया था हमने? एक एक्सिस पे फील्ड जो फाइंड किया था, वो रिजल्ट लिखकर उसको इलेक्ट्रिक डायपोल के रिजल्ट के साथ बेटा कंपेयर कर कर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट m का कंसेप्ट निकाल दिया हुआ है हमने। तो पॉइंट यह है कि कोई भी करंट कैरिंग लूप है यार, कोई भी करंट कैरिंग लूप, सर्कुलर हो, रेक्टेंगुलर हो, जो मर्जी हो, एनी करंट कैरिंग लूप बिहेव्स लाइक अ मैग्नेटिक डायपोल। यार करंट कैरिंग लूप मैग्नेट बनेगी, मैग्नेट बनेगी तो मैग्नेट के दोनों पोल आएंगे ना, नॉर्थ भी आएगा साउथ भी आएगा, वो मैग्नेटिक डायपोल की तरह बिहेव करती है, पता है तुम्हें। अगर डायपोल की तरह बिहेव करती है तो उसके दो पोल होंगे, एक नॉर्थ बनता है एक साउथ बनता है, उसकी मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट होती है कुछ ना कुछ, और मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट का फार्मूला n इंटू आई इंटू ए। ओके, पता है तुम्हें। डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से निकाल लेते हैं, यह भी पता है तुम्हें। ओके जी, तो इसको बस मैंने याद दिलाना था, करवाना नहीं था, पता है तुम्हें, इसको कर लेना। अब जो करने वाला टॉपिक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एज ए आर्टिकल आ जाता है इस पूरे चैप्टर में। यही एक बड़ी सी डेरिवेशन है, या बड़ा सा आर्टिकल है। हेडिंग डालना मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। हेडिंग डाल लो जी, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। ये हो गया NI, ये होती है। अगली हेडिंग है आपकी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। ध्यान से सुनना, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट MOMENT ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। ओके, अब यार रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का मतलब यही है ना, इलेक्ट्रॉन तो फिर न्यूक्लियस के आसपास ही रिवॉल्व कर रहा होगा ना। तो वही पॉइंट ये है कि एक इलेक्ट्रॉन है, वो न्यूक्लियस के आसपास क्या करता है? गेड़ियां लगाता रहता है। तो न्यूक्लियस के आसपास जब इलेक्ट्रॉन भाई गेड़ियां लगाता है, चक्कर काटता है, रिवॉल्व करता है, तो यार इलेक्ट्रॉन है चार्ज पार्टिकल। अब कोई भी चार्ज पार्टिकल जब मूव करेगा तो करंट बन जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन इन इट्स ऑर्बिट constitutes some current because charge particle is moving with a particular speed। तो पॉइंट ये है कि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन वो जब रिवॉल्व कर रहा है अपने ऑर्बिट में, तो ये इट कंस्टिट्यूट सम करंट। अब वो करंट है एक तरह का, और ऊपर से सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, तो हम ये कह सकते हैं द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन
बिहेव्स लाइक अ करंट कैरिंग लूप, क्योंकि लूप में घूम रहा है तो करंट तो बन ही रहा था, चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, लूप में घूम रहा है तो हम कहेंगे इट कंस्टिट्यूट्स सम करंट। अब क्योंकि ये करंट बन गया, लूप में घूम रहा है तो करंट कैरिंग लूप की तरह बिहेव कर रहा है। अब भाई करंट कैरिंग लूप की तरह बिहेव करेगा तो उसकी कुछ ना कुछ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट तो आएगी आएगी। तो तभी हमने हेडिंग डाली है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। पॉइंट क्या बोला, इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है, मूव करेगा तो करंट बनेगा, तो यानी कि रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन करंट है, लूप में घूम रहा है तो वो करंट कैरिंग लूप है। अब करंट कैरिंग लूप है तो उसकी कुछ ना कुछ डायपोल मोमेंट होगी ही होगी, वही हमने क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। तो अपनी हेडिंग है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। स्टार्टिंग वही लेट अस कंसीडर वाली बात से कर लो कि जी लेट अस कंसीडर, एक कोई इलेक्ट्रॉन है जो कि अपने ऑर्बिट में आराम से घूम रहे, ओके। तो ये इलेक्ट्रॉन है, इट इज रिवॉल्विंग इन इट्स ऑर्बिट, जिसका कि रेडियस आर है। वो कुछ भी हो सकता है, कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, अलग अलग ऑर्बिट में अलग अलग रेडियस होता है। जिस ऑर्बिट की मैं बात कर रहा हूं मान लो उसमें इसका रेडियस इस वक्त आर है। अब भाई जब ये घूम रहा होगा तो आपको बता दिया हमने कि जब ये इस अपने पर्टिकुलर एक्सिस पे घूम रहा है तो इट हैज सम करंट। अब घूमते हुए इसकी कुछ ना कुछ मान लो स्पीड भी है, v इसकी स्पीड है। तो आपको निकालनी क्या है बच्चे, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट निकालने के लिए फार्मूला तो यही लगेगा NIA। n नंबर ऑफ टर्न्स है वो 1 मान लूंगा मैं, नंबर ऑफ टर्न्स इसकी 1 मान लेंगे, सिंगल टर्न है। एरिया पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। करंट हम निकाल ही लेंगे ना, करस्पॉन्डिंग करंट हम निकाल ही लेंगे। तो करो स्टार्ट कि वी हैव टू कैलकुलेट इट्स मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। तो सबसे पहले ये लिखकर लेट अस कंसीडर, हमने लिखा कि अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, a revolving electron behaves like a current carrying loop। कोई भी रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है, इट बिहेव्स लाइक ए करंट कैरिंग लूप। The corresponding current can be given as, अब बेटा करंट का फार्मूला क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम। अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज है, E है, E। इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज है, E है। माइनस साइन इग्नोर कर रहा हूं, चार्ज ले रहा हूं, तो चार्ज कितना हो गया, E। पता ही आपको E यार, इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है, E। और नीचे क्या लगेगा इसका, टाइम। अब ध्यान से सुनना, एक कंप्लीट चक्कर में, इन 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन, किसी भी पॉइंट से कितना चार्ज फ्लो होगा, जितना इलेक्ट्रॉन के ऊपर है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ही तो है मेरे भाई। एक इलेक्ट्रॉन एक पॉइंट से एक बार गुजरेगा तो ओवरऑल हम कहेंगे कि 1 रेवोल्यूशन में कितना चार्ज उस पॉइंट से फ्लो हुआ, E। और उस एक चक्कर को लगाने में टाइम कितना लगा होगा, कैपिटल T। कैपिटल T क्या है यहां पर, टाइम पीरियड है। तो करंट तो आ गया E/T। ओके, पहला हमने NIA यूज करना है यार, N1 है, A मैं पाई आर स्क्वायर ले ही लूंगा, ये बाद में इंट्रोड्यूस करता हूं। पहले करंट निकाल लें, तो करंट निकल गया आपका, खैर E डिवाइडेड बाय कैपिटल T। अब कैपिटल T को भी कवर अप कर ही देते हैं। अगली बात लिख लो यार,
आल्सो वेलोसिटी होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन। यार पूरे चक्कर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 2 पाई आर, पूरे चक्कर में कितना टाइम लेगा टी लेगा। यहां से चेक कर सकते हो टी इक्वल टू 2 पाई आर बाय वी हो जाएगा, वहां पे हम पुट कर देंगे तो इससे आई इक्वल टू ई डिवाइडेड बाय टी की जगह 2 पाई आर बाय वी हो जाएगा। ये करस्पॉन्डिंग क्या आ गया, करंट आ गया जी। ओके, करस्पॉन्डिंग करंट आ गया आई इक्वल टू ई वी डिवाइडेड बाय 2 पाई आर। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। ई वी डिवाइडेड बाय 2 पाई आर। अब अगर मुझे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट निकालनी है तो क्या लिखूंगा, नाउ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पूरा लिख लेना इज गिवन एज, ओके, यहां पे पहले लिख लो, यहां पे तो मैंने लिखा था ना इट बिहेव्स लाइक ए करंट कैरिंग लूप, तो एक बार लिख ही लो कि एज इट बिहेव्स लाइक ए करंट कैरिंग लूप इट शुड हैव सम मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। एज इट बिहेव्स लाइक अ करंट कैरिंग लूप हैविंग करंट आई, इट शुड हैव सम मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट विच इज गिवन एज, पूरी लाइन लिख लेना, एन आई ए, हेयर एन तो 1 है, नंबर ऑफ टर्न्स 1, एरिया की जगह पाई आर स्क्वायर, और आई हमने कैलकुलेट कर ही लिया, आई इज रिटन अबव। अब देयरफॉर इससे क्या हो गया, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की वैल्यू आने की लायक होगी अपनी, तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की वैल्यू जो भी आएगी उसके लिए हम जगह बना लेते हैं। क्या आ गई जी, इट कम्स आउट टू बी इक्वल टू, देयरफॉर m इज इक्वल टू n की जगह बेटा 1 i ई वी डिवाइडेड बाय 2 पाई आर। ठीक है जी, इनटू एरिया, एरिया की जगह पाई आर स्क्वायर। अब इसमें से जो कटता है काट दो यार, जो बचता है बचा लो। क्या क्या कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, आर से आर कट जाएगा, तो ये बनेगा ई वी, ई इंटू वी इंटू आर, बस ये बचेगा, 2 भी बचेगा। ओके जी, ई इंटू वी डिवाइडेड बाय 2, साथ में क्या बच गया, आर बच गया। ओके, होने को यही क्या हो सकता है, आपका रिजल्ट हो सकता है। होने को बच्चे यही आपका क्या हो सकता है, रिजल्ट हो सकता है। मगर हम इसको ना जनरलाइज करेंगे। जनरलाइज क्यों, क्योंकि V और R है ना, उसका कोई फिक्स थोड़ी है, अलग अलग ऑर्बिट्स हैं, रेडियस अलग अलग हो सकता है, हर ऑर्बिट में स्पीड भी क्या हो सकती है, अलग हो सकती है। तो हम इस रिजल्ट को ना EVR/2, ठीक है बन ही जा रहा है रिजल्ट तो, लेकिन इस रिजल्ट को कुछ ना जनरलाइज सा करना पड़ेगा, कुछ ऐसे कि जनरल सा फॉर्म हो जाए, क्योंकि बेटा यहां पे V और R की समस्या रहेगी ना, V और R कौन सा गिवन है, उसकी समस्या रहेगी। ओके, अब इसके बाद मैंने बोला वैसे तो ये भी रिजल्ट यूज कर सकते हो, लेकिन इसमें अभी कोई फिक्स सिस्टम सा नहीं बना, कोई बढ़िया रिजल्ट नहीं है। V और R तो वेरी करते रहते हैं, हर ऑर्बिट में V की वैल्यू भी अलग, R की वैल्यू भी अलग है। अब यहां पे थोड़ा सा पुराना केमिस्ट्री का कंसेप्ट लगाएंगे, आगे लिखेंगे नाउ as we know that for electrons revolving in their orbits, क्या बोला हमने, for electrons revolving in their orbits their angular momentum, कौन सा मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स क्वांटाइज्ड, कंजर्व नहीं भाई, क्वांटाइज्ड, कंजर्व याद आ जाता है। तो यार ये पता होगा तुम्हें
कि इलेक्ट्रॉन जब अपनी ऑर्बिट में घूमते हैं उनका एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज होता है एंड इज गिवन एज, एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज होता है और उसकी वैल्यू क्या होती है, NH/2π। याद होगा जहां पे n आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ही होता है 1 2 3 4 वाला ऑर्बिट वाला, तो L = NH/2π होता है। यहां से एक और बात लिख लो, एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला यार mvr भी होता है, फिर ये बन गया NH/2π। यहां से VR चेक करना, VR चेक करना, NH/2πm आ गया, VR चेक कर लो बस। अब यहां पे VR क्यों चेक करने के लिए बोला, क्योंकि मेरे रिजल्ट में ये V और R दोनों पंगा डाल रहे हैं। V हर ऑर्बिट में अलग अलग हो सकता है, R हर ऑर्बिट में अलग अलग हो सकता है। मुझे V भी खत्म करना था, मुझे R भी खत्म करना था, लेकिन भाई इकट्ठे दोनों ही खत्म हो गए। V R की वैल्यू क्या हो गई, ऑब्टेन कर ली हमने। अब ये वैल्यू पुट कर देंगे जब हम, तो स्टैंडर्डाइज सा रिजल्ट हो जाएगा, वरना रिजल्ट तो वो भी था। सो VR की जब मैं वैल्यू यहां पर पुट कर देता हूं तो ध्यान से सुनना, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या आ जाती है भाई, इट कम्स आउट टू बी इक्वल टू m = E/2 VR मैंने कर लिया, NH/2πm, यानी ये बन गया m = n बाहर कर ले EH/2πm। याद करना है रिजल्ट को, NEH/2πm जी, NEH/2πm। यार ये है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। किसी भी रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का फार्मूला N × E × H / 2πm रहेगा। अब इसमें खास बात, E कांस्टेंट, H कांस्टेंट, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कांस्टेंट। वेरी किसने करना है, N ने करना है। अब N ने क्या वेरी करना है, वो तो 1 2 3 4 ही लगना है, उसमें क्या दिक्कत है। फर्स्ट ऑर्बिट में N1, सेकेंड ऑर्बिट में N2, थर्ड ऑर्बिट में N3, ऐसे ही चलता रहेगा। वो ऊपर पंगे वाला काम था। अब फर्स्ट ऑर्बिट की वेलोसिटी कहां से लाओगे, वेलोसिटी ले आओगे, साथ में रेडियस भी बताना पड़ेगा। अब इस वैल्यू को पहले कैलकुलेट करके रख लो। अगर आप ये वाली वैल्यू E की वैल्यू पुट करके, H प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, M मास होता है इलेक्ट्रॉन का, यार अगर इसकी वैल्यू अब वैसे ही पुट कर लो, सबकी वैल्यू पुट कर कराकर पहले से ही बनाकर रख लो, तो कुछ ना कुछ फिक्स्ड वैल्यू आ जाएगी। ओके, बता देते हैं। अगर इसको सॉल्व करोगे तो बेटा इसको मैं लिख सकता हूं m = n × ये एक फिक्स्ड वैल्यू है, EH/4π2πm, NEH/4πm था ना, NEH भैया ये 2 छोड़ दिया, यहां पे भी 2 है, याद आ जाता है। जब बोलोगे तो NEH/4πm ही बोलोगे ना, 2πm नहीं होता, वो 2 भी था यार, NEH/4πm। ओके, करेक्शन कर लो। तो NEH/4πm ये एक फिक्स्ड वैल्यू है यार। ओके जी, इसको हम म्यू भी लिखते हैं, कहते हैं इसको हवाई, बोहर मैग्नेट। अब भाई जैसे ये शब्द सुनेंगे कहते हैं इसको, तो आगे तो यही सेंटेंस बनता है, हवाई। गाना देखो जाकर, ढूंढो यूट्यूब पे कौन सा गाना ये। तो m = n × μb और कहते हैं इसको बोहर मैग्नेटॉन। इसकी अगर बेटा वैल्यू वगैरह फिक्स कर दोगे ना, तो ये आ जाती है 9.27 × 10⁻24। चेक कर लेना, 9.27 × 10⁻24 इसकी वैल्यू आती है। यूनिट इसकी हो जाती है एम्पियर मीटर स्क्वायर, क्योंकि देखो m है ना, ये बेसिकली क्या है, m मैग्नेटिक मोमेंट है, ये n × μb बना। n की खुद की तो कोई यूनिट हो नहीं सकती, वो तो नंबर ही है। तो μb की जो यूनिट है वो m वाली होगी, m की यूनिट एम्पियर मीटर स्क्वायर होती है, तो इसलिए इसकी यूनिट भी होगी एम्पियर मीटर स्क्वायर। वैल्यू इसकी होती है 9.27 ×
4 याद रखना। अब यहां पर एक पॉइंट है फाइनली, वो बोल सकते हो आप कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो क्वांटाइज्ड। ये भी क्वांटाइज्ड है, ये तो फिक्स्ड वैल्यू है, फिक्स्ड क्वांटिटी है, n के मल्टीपल्स में आनी है। फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की जो डायपोल मोमेंट होगी वो कितनी होगी, n इंटू म्यू बी। सेकेंड ऑर्बिट में कितनी होगी, नहीं फर्स्ट ऑर्बिट में 1 इंटू म्यू बी, n तो है ही है भाई। फर्स्ट ऑर्बिट में 1 इंटू म्यू बी, सेकेंड में 2 इंटू म्यू बी, थर्ड में 3 इंटू म्यू बी, और ये ऐसे ही चलता जाएगा मेरे भाई। तो ये अपने आप में एक अलग सी बात थी, अलग सा आर्टिकल था यार। रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट। तो लेक्चर 2 यहां पर क्या करते हैं, क्लोज करते हैं। लेक्चर 2 यहां पर हम क्लोज कर रहे हैं। बाकी मटेरियल जो है आपका फिर सारा वो लेक्चर 3 में डालते हैं, लेक्चर 3 बनाते हैं। 2 में कंप्लीट नहीं होना था, लंबा चल जाएगा। अभी 1 घंटे का तो लेक्चर 3 भी आपका बनेगा ही बनेगा। ओके जी, तो करो इनको, छोटी छोटी चीजें हैं। ये जो टॉपिक है आपके बैक टू बैक चलने हैं। बैक टू बैक मतलब इसके डाउट्स जो हैं फिर इकट्ठे लूंगा मैं, डाउट्स इसके एक ही साथ में हो जाएंगे। तो थोड़ा सा कवर अप करो जी, पढ़ते रहो तभी बात बनेगी। ओके, पढ़ते रहना आपका फर्ज है, पढ़ते रहो तभी आपकी बात बनेगी। आज के लिए फिर से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।